Chapter 48 Stepmother. Translator C. K. Talon. Editor C. K. Talon. कार ड्राइव करते हुए बिना सिर घुमाए अंजिंग बोली, मैं जो चीज़ दे देती हूँ उसे वापस कभी नहीं लेती, अगर नहीं चाहिए तो डिलीट करके फेंक दो। जुएन ने यूएसबी डिस्क और गहरे पॉकेट में डाल लिया। इसकी कोई खास वैल्यू नहीं थी तो वापस करना भी जरूरी नहीं था। सन स्ट्रेफ आउट असली है या फेक उसे पता नहीं था, लेकिन जैसा अंजिंग ने कहा डिलीट करना ही काफ़ी था। पूरी जर्नी साइलेंस में बीती। जल्दी ही वो डेस्टिनेशन पहुंच गए। जुएन ने लाइक शुआन का विला पहले ही बहुत लग्जूरियस लगा था, लेकिन यहाँ पहुंचकर उसे असली लग्जरी का मतलब समझ आया। ये तो पूरा गार्डन जैसा था। अंजिंग का ड्राइव करते हुए एक एलिगेंट और खूबसूरत गार्डन से गुजरी। मॉडर्न स्टाइल की बिल्डिंग्स भी थीं, लेकिन सराउंडिंग्स के साथ परफेक्टली फ्यूज हो रही थीं। कॉन्ट्रास्ट इतना बैलेंस्ड था कि साफ डिज़ाइनर की मेहनत दिख रही थी। एक 3 स्टोरी बिल्डिंग के सामने अंजिंग ने कार रोकी और जुएन को सीधे अंदर मेन डोर से ले गई। जैसे ही फुई में दाखिल हुआ उसने देखा एक मचुर एलिगेंट औरत कांच पर जू लिंगफेंग के साथ बैठी थी। जुएन ने औरत को गौर से देखा। वही रिजेम्बलेंस था फोटो से जो जू लिंगफेंग ने उसे भेजा था। शायद यही यांगलान थी, लेकिन रियल लाइफ में वो और ज़्यादा खूबसूरत और ग्रेसफुल लग रही थी। देखने में बस 30 के आसपास लग रही थी। हेलो आंटी, जुएन ने ग्रीट किया। पहली बात, वो जू लिंगफेंग को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। दूसरी बात, वो साफ जताना चाहता था कि उसे अपनी मदर की तरह ट्रीट नहीं कर रहा। लिटिल वेन, आ गई तुम। फोटोग्राफ से ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, बस कम्प्लेक्शन ठीक नहीं दिख रहा। वैसे हमने जिनसेंग सूप बनाया है, बाद में ज़रूर पी लेना, हेल्थ के लिए अच्छा है। व्यांगलान खड़ी हुई और जुएन का हाथ पकड़कर काउच पर बैठा दिया। थैंक यू आंटी। जुएन की ईक्यू लो थी, लेकिन इतना बेवकूफ़ नहीं था कि व्यांगलान की वेलमेंट बात रिजेक्ट करे। बस ऑकवर्ड सिचुएशन अवॉइड करनी थी। उसका असली मन तो जल्दी दिन खत्म कर गेम पर लौटने का था। वो देखना चाहता था कि सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंट को मार सकता है या नहीं। व्यांगलान क्लियरली बहुत हाई ईक्यू वाली इंसान थी। पहली बार मिलने के बावजूद उसने जुएन को इतना कंफर्टेबल फील कराया जैसे बरसों से जानती हो। जुएन ने सोचा था कि जू लिंगफेंग बहुत बातूनी और कन्विंसिंग किस्म का है, लेकिन व्यांगलान के सामने उसका फादर थोड़ा वुडन लग रहा था। ये देखकर जुएन सरप्राइज हुआ। ये फ्रेश पर्सिमन्स अभी अभी आए हैं लिटिल जिंग, तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है तो लो टेस्ट करो, बहुत स्वीट है। व्यांगलान को अचानक एहसास हुआ कि वो अंजिंग को इग्नोर कर रही थी, तो उसने पर्सनली उसे पर्सिमन ऑफर किया। अंजिंग ने लिया, पील किया और एक बाइट लिया। सच में बहुत स्वीट था। ये लो, एक और खा लो। व्यांगलान ने फिर दूसरा दिया। अंजिंग ने पर्सिमन लिया और जानबूझकर जुएन की तरफ देखा। कुछ बोली नहीं, लेकिन नज़रें सब कह रही थी। देखा, यही होती है असली माँ। अंजिंग की नज़रें मानो यही कह रही थीं, क्योंकि जुएन को तो एक भी पर्सिमन ऑफर नहीं किया गया। जुएन ने माइंड नहीं किया। व्यांगलान असल में अंजिंग की माँ थी, तो उसे पंप करना नॉर्मल था। जेलस होने का कोई रीज़न ही नहीं, और वैसे भी जुएन का फैमिली का हिस्सा बनने का कोई प्लान नहीं था, तो और भी कोई रीज़न नहीं था माइंड करने का। व्यांगलान और जुएन चाट कर ही रहे थे कि तभी एक बतला आया और बोला, मैडम, मील रेडी है। इतनी देर हो गई, ज़रूर भूख लगी होगी, खूब खाना। व्यांगलान जुएन को डाइनिंग रूम में ले गई और उसे अपने बगल में बिठाया। अंजिंग को थोड़ी दूर बैठना पड़ा। टेबल पर रखे डिशेस देखकर जुएन हैरान रह गया। स्मेल और लुक दोनों परफेक्ट थे। कई डिशेस तो उसने कभी देखी भी नहीं थी। हाँ, एक ह्यूज लॉबस्टर ज़रूर पहचान लिया। डायमेंशनल स्टॉर्म्स के बाद ज़्यादातर समुद्र डायमेंशनल जोन्स बन गए थे और क्रीचर्स म्यूटेट हो गए थे। सीफूड रेयर हो गया था। लॉबस्टर तो जुएन ने सिर्फ हिस्ट्री बुक्स, बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स और इंटरनेट पर पढ़ा था, रियल लाइफ में कभी देखा भी नहीं था। टेस्ट करना तो दूर की बात, खासकर गाइड सिटी जैसी लैंडलॉक्ड जगह पर सीफूड मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये लॉबस्टर आज सुबह ऐसे आया है,
मैंने खुद प्रिपेयर किया है, लिटिल जिंग को सबसे ज़्यादा पसंद है, व्यांगलान ने कहा। टेबल पर सिर्फ एक लॉबस्टर था। जू वेन ने सोचा, ये हिंट है कि उसे अंजिंग से कम्पीट नहीं करना चाहिए। अंजिंग ये सुनकर टच्ड हुई, उसकी आइसी एक्सप्रेशन पर आखिर स्माइल आ गई। उसने फिर प्रोवोकेटिवली जू वेन की तरफ देखा, लेकिन अगले ही सेकंड व्यांगलान हल्की विस्टफुल लुक के साथ बोली, लेकिन लॉबस्टर और पर्सिमन साथ नहीं खा सकते, डायरिया हो सकता है। सीरियस केसेस में फूड पॉइजनिंग भी। अंजिंग ने अभी पर्सिमन्स खाए हैं, तो लिटिल वेन तुम लॉबस्टर खाओ, मेरी कुकिंग का टेस्ट लो। इतना कहते ही व्यांगलान ने लॉबस्टर जू वेन की प्लेट में सर्व कर दिया। अंजिंग, जो लॉबस्टर खुद लेने वाली थी, शॉक्ड रह गई। जू वेन भी स्टन था। ये डिलिबरेट था, डेफिनेटली डिलिबरेट। जू वेन को पूरा यकीन हो गया कि व्यांगलान ने जानबूझकर अंजिंग को पर्सिमन्स खिलाए थे। ये क्लियरली एक ट्रैप था। जू वेन को पहले ही अजीब लगा था, व्यांगलान इतनी हाई ईक्यू वाली और इतनी सारी पर्सिमन्स प्लेट पर थीं, तो क्यों उसने एक भी उसे ऑफर नहीं किया? क्या सच में वो अंजिंग की माँ है? जू वेन ने एलिगेंट व्यांगलान की तरफ देखा, क्वेश्चन से माइंड भर गया। जो भी हो, व्यांगलान ने उसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया। अगर कोई बाहर वाला देखे तो यही सोचे कि व्यांगलान असली में जू वेन की माँ है और अंजिंग स्टेपडॉटर है। अंजिंग का मूड गिर गया, लेकिन अच्छी अपब्रिंगिंग वाली थी, चाहे जितनी हर्ट हुई हो, गुस्से में उठकर नहीं गई। एंड तक डिनर फिनिश किया, लेकिन उसका एपेटाइट खराब हो चुका था। आज जू वेन ने पहली बार गेस्ट बनकर भी घर जैसा फील किया। सोशल रिलेशंस में वो स्लो और डिस्टेंट था, लेकिन मानना पड़ा कि व्यांगलान के साथ अर्क्ड फील करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। वो तो सच में विलिंग था उससे रिलेशन डीपन करने के लिए। लिटिल वेन, सुना है सनसेट कॉलेज में एडमिट हुए हो, मुश्किल रहा होगा। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए आसान नहीं होता एडमिशन। मेरे पास ज़्यादा देने को नहीं है, बस इसे मीटिंग गिफ्ट समझ लो। दिन के बाद जब जू वेन निकलने की सोच रहा था, व्यांगलान ने उसे एक कार्ड दिया। पहले तो जू वेन ने सोचा ये क्रेडिट कार्ड या वैसा कुछ होगा, वो डिक्लाइन करने ही वाला था कि व्यांगलान ने कहा, ये सनसेट कॉलेज का डॉर्मिटरी रूम कार्ड है, सिंगल रूम वाला। लिंगफेंग से सुना कि तुम्हें शांति और प्रिवेसी पसंद है, मैंने प्रिंसिपल से कहकर तुम्हारे लिए प्रिपेयर करवाया है। मैट्रिकुलेशन के बाद इस कार्ड नंबर के हिसाब से डॉर्मिटरी जाना, इसे ज़रूर एक्सेप्ट करो। डोंट मेक मी फील कि मैंने थॉटफुल गिफ्ट नहीं दिया। ऑल राइट, थैंक यू आंटी, ये गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया। जू वेन ने सोचा और एक्सेप्ट कर लिया। आखिर ये गुडविल का जेस्चर था, अंटागनिस्टिक बिहेव करना ठीक नहीं था। सिंगल रूम कार्ड सच में उसके काम का भी था। व्यांगलान का ये गिफ्ट जू वेन की नज़रों में उसकी इम्प्रेशन और फेवरेबिलिटी और बढ़ा गया। सच में थॉटफुल वुमन थी। वैसे मुझे फ्यूचर में आंटी मत बुलाना, क्या मैं इतनी ओल्ड लगती हूँ? बस सिसलान कहना आगे से, व्यांगलान ने फेंट स्माइल के साथ कहा। जू वेन समझ गया कि उसने आंटी वर्ड को जानबूझकर एम्फसाइज किया ताकि साफ हो जाए कि उसे ये एड्रेस पसंद नहीं। अध्याय 49, सिल्वरविंग फ्लाइंग एयर। अनपरिवार से निकलने के बाद ड्राइवर ने झो वेन को घर छोड़ दिया। वह अंजिंग से दोबारा नहीं मिला। आखिर ओयांगलान मुझे खुश करने की कोशिश क्यों कर रही है? अनपरिवार के पास इतनी ताकत है कि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं। झो वेन ने देखा कि अनपरिवार की हवेली पर बाकायदा सैनिक तैनात थे। लोयांग में बहुत कम परिवारों को ऐसा सुरक्षा स्तर मिला हुआ था। उसे यकीन नहीं था कि ओयांगलान सिर्फ ज़ो लिंगफेंग की वजह से ही उससे बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रही है। आखिरकार ज़ो लिंगफेंग ने तो उसे पहले ही अपने हाल पर छोड़ दिया था, फिर इतनी झंझट क्यों उठाएगी? झो वेन उलझन में था, लेकिन उसने इस बारे में ज़्यादा सोचने से मना कर दिया। आखिरकार वह तो एक गरीब लड़का था, चाहे जितनी भी चालें चले, ओयांगलान को उससे कोई बड़ा फ़ायदा नहीं मिलने वाला था। लिशुआन की विला लौटकर उसने पाया कि घर खाली पड़ा है। पिछले कुछ दिनों से वह लिशुआन को घर पर कम ही देखता था।
सोफे पर बैठकर झो वेन ने फ़ोन निकाला और फिर से आंत नेस्ट रंजन खोल लिया, चूंकि उसने पिछली बार बस गेम से लॉग आउट किया था और ब्लड कलर अवतार अब भी जीवित था। उसे दोबारा प्रवेश करने के लिए खून की एक बूंद खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़। ब्लड कलर अवतार वहीं प्रकट हुआ जहां उसने पिछली बार छोड़ा था। उसके चारों ओर ढेर सारे विगर आंट्स रेंग रहे थे। झो वेन ने म्यूटेटेड विगर आंत को बुलाया और अवतार को उस पर सवार कर आगे बढ़ा दिया। म्यूटेटेड विगर आंत बेहद ताकतवर था। सामान्य विगर आंट्स तो उसके लिए कोई खतरा ही नहीं थे, यहाँ तक कि म्यूटेटेड विगर आंट्स को भी वह एक वार में फाड़ डालता था। रास्ते में तबाही मचाते हुए जब उसने एक म्यूटेटेड विगर आंत को मारा तो सिस्टम साउंड आया। पहले तो उसे लगा कि कोई डायमेंशनल क्रिस्टल गिरा है, लेकिन ध्यान से देखा तो वह दरअसल म्यूटेटेड विगर आंत एग था। म्यूटेटेड विगर आंत मिला म्यूटेटेड स्केलेटन आंत के साथ। कंपैटिबिलिटी 73% है। क्या फ्यूज़न करना है? झो वेन ने ना चुना। पिछली बार का फ्यूज़न कोई ख़ास असरदार नहीं था, ऊपर से यह भी डर था कि कहीं इससे म्यूटेटेड स्केलेटन आंत और कमज़ोर न हो जाए। ना चुनने के बाद म्यूटेटेड विगर आंत एग अपने आप इंक्यूबेशन मोड में चला गया। उसकी प्रोमोडियल एनर्जी स्वतः ही एग की तरफ बहने लगी। इस बार इंक्यूबेशन आसानी से पूरा हो गया। बिना उसकी सारी ऊर्जा चूसने के गेम में स्टैट्स चेक करने पर उसने देखा कि उसके पास अब भी 2 प्रोमोडियल एनर्जी बची हुई थी। इंक्यूबेशन के बाद म्यूटेटेड विगर आंत उसकी दाहिनी हथेली के पीछे टैटू के रूप में प्रकट हुआ। शायद बाईं हथेली पर पहले से मौजूद म्यूटेटेड स्केलेटन आंत की वजह से यह दाईं ओर आ गया था। म्यूटेटेड विगर आंत मॉर्टल। स्ट्रेंथ 7, स्पीड 4, कॉन्स्टिट्यूशन 7, प्रोमोडियल एनर्जी 2, टैलेंट स्किल विगर डिवाइन फिस्ट रैंक 2, कंपेनियन फॉर्म बॉक्सिंग ग्लव। झो वेन ने भौहें चढ़ाईं। यह तो पहले वाले जितना भी काम का नहीं है। अफसोस कि मैं गेम से बाहर चीज़ें नहीं निकाल सकता, वरना इसे बेचकर पैसे बना लेता। फिर भी उसके लिए यह एक उपलब्धि थी। आखिरकार किसी भी कंपेनियन का ड्रॉप होना दुर्लभ था। अपनी प्रोमोडियल एनर्जी घट जाने की वजह से झो वेन सीधा सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंत की तरफ नहीं गया। पहले उसने इधर-उधर घूमकर ढेर सारे विगर आंट्स मारकर प्रोमोडियल एनर्जी क्रिस्टल से अपनी ऊर्जा फिर से 10 तक भर ली। अब वह उस जगह की ओर बढ़ा जहां सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंत मंडरा रहा था। दूर से ही उसने देखा उसकी चांदी जैसी पारदर्शी पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे, इतना तेज कि स्क्रीन पर बस आफ्टर इमेज ही दिख रही थी। बिना देर किए उसने म्यूटेटेड विगर आंत को बुलाया ताकि वह आसपास की चींटी सेना को संभाले। साथ ही म्यूटेटेड स्केलेटन आंत को उसने कंपेनियन फॉर्म में इस्तेमाल किया। खूनलाल हड्डियां उसकी बाईं बांध पर उभर आईं, जैसे कोई एक्सोस्केलेटन बन गया हो। पूरी बांध ढककर एक डरावना बोन ब्रेस बन चुका था। यह सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देता था, बल्कि उस पर कई धारदार हड्डी के कांटे भी उगे हुए थे। जैसे ही ब्रेस पूरा हुआ, उसकी बांध में जबरदस्त ताकत का संचार हुआ। उसे लगा कि इस हाथ की एक मुट्ठी से पहाड़ तक चकनाचूर कर सकता है। तभी सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंत ने बिजली जैसी गति से झपट्टा मारा। उसके पंजे सीधे अवतार की छाती को चीरने चले। झो वेन पहले भी उससे कई बार लड़ चुका था। उसकी हरकत देखते ही वह समझ गया कि हमला कहाँ होगा। उसने तुरंत साइड स्टेप लेकर शरीर मोड़ा और बाईं हथेली से आशन पाम दागा। इतने नज़दीक, इतनी तेज चाल से दागा गया वार उसके लिए पक्का लग रहा था। लेकिन तभी सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंत की चारों पारदर्शी पंखों से चांदी जैसी रेखाएं चमकी। उसकी रफ्तार और बढ़ गई। झो वेन का आशन पाम बस थोड़ा सा पीछे रह गया। उसी पल उसका पंजा अवतार की छाती को भेद गया। अवतार वहीं ढेर हो गया। झो वेन स्क्रीन की ओर देखता रह गया। तो यह उड़ान प्रकार का प्रिमोडियल एनर्जी स्किल है।
उदास होने के बजाय वह उत्साहित था। पहले कभी यह चींटी ऐसा कौशल इस्तेमाल नहीं करती थी, यानी कि उसने उसे इतना मजबूर किया कि उसने स्किल इस्तेमाल की। और हर स्किल की सीमा होती है। सिल्वविंग्ड फ्लाइंग आंट इसे लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वह बस समय काट ले तो एक मौका ज़रूर मिलेगा। ऊपर से यह उड़ान प्रकार का कौशल था, बेहद दुर्लभ और बेहद कीमती। जोश में आकर झो वेन ने फिर से सिरिंज से खून निकाला, स्क्रीन पर टपकाया और अवतार को रिवाइव करके तुरंत दोबारा युद्ध में झोंक दिया। दूसरी बार उसने 3 सेकंड ज़्यादा जीवित रहना सीखा। तीसरी बार उसने पोजिशनिंग और आसन पाम से 2 बार उसकी प्रिमोर्डियल एनर्जी स्किल को सफलतापूर्वक डॉज किया। हर मौत से अनुभव लेकर झो वेन धीरे धीरे उस मकसद की ओर बढ़ रहा था, सिल्वविंग्ड फ्लाइंग आंट को हराना। आखिरकार उसने यह भी तय कर लिया कि यह चींटी अपनी प्रिमोर्डियल एनर्जी स्किल अधिकतम 2 बार ही इस्तेमाल कर सकती है। बस 2 बार बचना है, फिर जीत उसकी होगी। 7वीं भिड़ंत में झो वेन ने दोनों निर्णायक वारों से सफलतापूर्वक बचाव किया और अंततः मौका पकड़कर अपनी आसन पाम उसकी पतली कमर पर जड़ दी। अध्याय 50 असफल इंक्यूबेशन। सिल्वरविंग फ्लाइंग एंट की पतली कमर पहले तो टूटी नहीं, चोट के कोई निशान भी नहीं दिखे, मगर कुछ मीटर उड़ने के बाद अचानक उसकी कमर झुक गई। उसका ऊपरी हिस्सा ढीला पड़ गया, जैसे अब संभल ही नहीं पा रहा हो। लड़खड़ाते हुए वह संतुलन खो बैठा और ज़मीन पर गिर पड़ा। यह देखकर झो वेन की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत ब्लड कलर अवतार को दौड़ाकर दूसरी आसन पाम मार दी, सीधा सिल्वरविंग फ्लाइंग एंट के सिर पर। इस वार के साथ उसकी सारी प्रिमोर्डियल एनर्जी खत्म हो गई। अब कोई स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन वार का असर साफ था। स्केलेटन ब्रेस की शक्ति और आसन पाम की ठंडी विस्फोटक ताकत ने एंट का सिर चीरकर रख दिया। वह चींटी बेतहाशा अपने पंख फड़फड़ाने लगी और गोल गोल घूमने लगी। अब भी जिंदा देखकर झो वेन ने मुट्ठियां बरसाईं, लेकिन प्रिमोर्डियल एनर्जी खत्म हो चुकी थी। अब वह सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और ब्रेस की मदद से वार कर पा रहा था। नतीजा यह हुआ कि एंट इधर-उधर लोटपोट होती रही, लेकिन घातक चोट नहीं लगी। हालांकि 2 पूरी ताकत से मारे गए आसन पाम जानलेवा साबित हुए। कुछ देर बाद एंट की तड़प खत्म हो गई। किल्ड लेजेंडरी क्रीचर सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंट। डिस्कवर्ड सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंट कंपेनियन एग। झो वेन सन्न रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कंपेनियन एग भी ड्रॉप होगा। लेजेंडरी क्रिएचर से अंडा मिलने की संभावना ज़्यादा होती थी, मगर फिर भी यह काफ़ी रेयर था और पहली ही बार मारकर कंपेनियन एग पाना ये तो गज़ब की किस्मत थी। लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा दांव था। लेजेंडरी एग को इनक्यूबेट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिमोर्डियल एनर्जी चाहिए होती थी। ज़रूरी नहीं था कि वह सफल हो पाए। उसकी बस एक ही बढ़त थी, गेम कैरेक्टर के ज़रिए इनक्यूबेट करना। फेल होने पर सिर्फ अवतार मरता, वह खुद नहीं। लेकिन यह भी नहीं पता था कि फेल होने के बाद अंडा बचेगा या नहीं। काश इस बेकार गेम में एक बैकपैक होता, ताकि कंपेनियन एग या डायमेंशनल क्रिस्टल्स स्टोर करके बाद में इस्तेमाल कर सकूं। हर बार तुरंत क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है? उसकी ये शिकायतें बेकार थीं। मजबूरी में उसने ब्लड कलर्ड अवतार को कंपेनियन एग उठवाया, वरना अगर डंजन रिफ्रेश हो गया तो एग हमेशा के लिए गायब हो जाता। लेकिन उठाने से पहले उसने कुछ विगर आंट्स ग्राइंड किए, उनसे प्रिमोर्डियल एनर्जी क्रिस्टल इकट्ठा किए और अपनी एनर्जी फिर से भरकर दस्तक कर ली। तब जाकर कंपेनियन एग उठाया। सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंट और म्यूटेटेड स्केलेटन आंट कंपैटिबिलिटी स्कोर 21%। सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंट और म्यूटेटेड विगर आंट कंपैटिबिलिटी स्कोर 11% प्रोसीड विथ फ्यूजन। ये सब चींटियां हैं, फिर कंपैटिबिलिटी इतनी कम क्यों? सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर झो वेन चुप रह गया। उसने साफ इनकार किया और कंपेनियन एग को इंक्यूबेशन मोड में जाने दिया। अचानक उसकी सारी नाड़ियों में
कंपन हुआ। एक ही झटके में उसकी पूरी प्रिमोर्डियल एनर्जी चूस ली गई। शरीर ऐसा लगा जैसे फटकर बिखर जाएगा। पीठ पर जलन और विस्फोट जैसा दर्द उठा और उसके मुंह से खून की उल्टी निकल गई। बूम! जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। गेम के भीतर ब्लड कलर्ड अवतार धड़ाम से फट पड़ा और स्क्रीन काली हो गई। सच ही है, मॉर्टल स्टेज की 10 प्रिमोर्डियल एनर्जी से लेजेंडरी बीस्ट को इनक्यूबेट करना नामुमकिन ही है। और फिर ये तो आम लेजेंडरी भी नहीं, सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंत है। झो वेन ने गहरी सांस छोड़ी। पहले से ही सबसे बुरे नतीजे के लिए तैयार था, इसलिए ज्यादा निराश नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने एक बूंद खून गिराकर गेम दोबारा शुरू किया और स्टैट्स देखे, उसकी आंखें फैल गईं। बाकी आंकड़े वैसे ही थे, मगर कंपानियन बीस्ट की एंट्री में एक नया नाम जुड़ गया था, सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंत। ये सच में इनक्यूबेट हो गया। झो वेन खुशी से पागल हो गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी और अचानक यह चमत्कार हुआ। उसने तुरंत सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंत के आंकड़े चेक किए। उम्मीद थी कि सब शानदार होंगे, शायद सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी कमज़ोर हो, बाकी सब ताकतवर। और सबसे बड़ी बात, इसका बॉडी शेप शायद माउंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सके। और अगर उसके पास एक लेजेंडरी उड़ने वाला कंपानियन बीस्ट हो गया तो वह अब ब्लड कलर्ड बुधा हाथ लोटस का सामना भी कर सकता था। लेकिन स्टैट्स देखकर झो वेन हक्का बक्का रह गया। सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंत, लेजेंडरी लावा स्टेट, लाइफ प्रोविडेंस, किंग ऑफ लो आल्टीट्यूड्स, टैलेंट स्किल, सिल्वरविंग फ्लैश, कंपेनियन फॉर्म, विंग्स, स्ट्रेंथ 12, स्पीड 14, कॉन्स्टिट्यूशन 10, प्रिमोर्डियल एनर्जी 11। बाकी सब छोड़ो, आंकड़े ही बेहद कमज़ोर थे। लेजेंडरी बीस्ट होते हुए भी यह सबसे निकम्मा लग रहा था, स्केलेटन जनरल से भी घटिया। यह इतना कमज़ोर कैसे? क्या इंक्यूबेशन पूरा नहीं हुआ? ये लावा स्टेट शायद इसीलिए है, आगे बढ़ने की गुंजाइश है, झो वेन ने सोचा और तुरंत सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंत को समन किया। ब्लड कलर्ड अवतार की पीठ से चांदी की चमक उठी और एक छोटा सा एंट बाहर निकला। वह कम से कम आधा ही आकार था उस एंट से जिसे उसने मारा था। असल में सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंत तो विगर आंत से बड़ा होता था, म्यूटेटेड विगर आंत जितना, मगर यह तो आधे विगर आंत जितना ही था। इतना छोटा सवारी के लिए तो बिल्कुल बेकार। उसने कंपानियन फॉर्म ट्राई किया, चांदी की रोशनी छिटकी और ब्लड कलर्ड अवतार की पीठ पर 4 पारदर्शी पंख निकल आए। मगर वे पंख छोटे थे, शरीर के अनुपात में बेहद अजीब। झो वेन सोचने लगा कि इतने छोटे पंख उड़ाएंगे भी या नहीं। जैसे ही उसने ट्राई किया, अवतार सच में उड़ने लगा। स्पीड अच्छी थी, मूवमेंट भी फुर्तीली थी, लेकिन ऊंचाई बस 20 मीटर तक। फिर उसने इसके लाइफ प्रोविडेंस और टैलेंट स्किल का वर्णन देखा। किंग ऑफ लो आल्टीट्यूड्स, कम ऊंचाई पर अपराजेय, लेकिन ऊंचाई सीमित। सिल्वरविंग फ्लैश, थोड़े समय के लिए उड़ान की गति बेहद बढ़ा देता है। सिल्वरविंग फ्लैश तो वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, मगर किंग ऑफ लो आल्टीट्यूड्स का टाइटल देखकर उसका दिल बैठ गया। यानी यह ऊपर उड़ ही नहीं सकता। झो वेन ने सिर हिलाया। लगता है बस इसके बड़े होने का इंतजार करना होगा, वरना ऐसे आंकड़ों के साथ यह किसी लेजेंडरी क्रिएचर के सामने काम नहीं आएगा। बुधा हाथ लोटस को हराने की उम्मीद तो छोड़ ही दो, बस अब यह समझना है कि इसे मैच्योर कैसे करा। वह सोच ही रहा था कि कंपानियन बीस्ट इंटरफेस पर नया नोटिफिकेशन उभरा। सिल्वरविंग्ड फ्लाइंग आंत हंग्री स्टेट में है, फीडिंग शुरू करे।